नमस्कार, स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस में। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय के एक महत्वपूर्ण अध्याय मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में गहनता से बिंदुवार एक एक तथ्यों को लेकर चलेंगे। मूल अधिकार से हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो तथ्य और कथन पर आधारित हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो या वन लाइनर हो या ऑब्जेक्टिव टाइप हो। मेंस में भी इससे सवाल आते हैं, इसलिए इस कक्षा को ध्यान से देखना है। आइए देखते हैं मूल अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं। मूल अधिकार क्या है? पहले तो जितनी सब चीज़ें राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ी जाएंगी वो सब हमारे संविधान, हमारे भारतीय संविधान में उल्लिखित होंगी। या तो उनका संवैधानिक प्रावधान होगा या उनका सांविधिक प्रावधान होगा। तो सबसे आज जो विषय है मूल अधिकार, तो मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वो अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को, साथ ही उसमें से कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को दिए जाते हैं। वो क्या होते हैं? वो व्यक्ति के भौतिक तथा नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। मूल अधिकार क्या है भाई? मूल अधिकार किस लिए आवश्यक है? व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए। और भौतिक विकास मतलब क्या है? भौतिक विकास में आपका राजनीतिक विकास आएगा, सामाजिक विकास आएगा और आर्थिक विकास आएगा। वहीं नैतिक विकास के अंतर्गत हम आध्यात्मिक और धार्मिक विकास की बात करते हैं। तो मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को भौतिक, यहाँ भौतिक से तात्पर्य क्या है? भौतिक से तात्पर्य राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार तथा नैतिक। नैतिक से क्या तात्पर्य है? धार्मिक आध्यात्मिक विकास हेतु आवश्यक है। यह मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को आज़ादी देता है, व्यक्ति को अधिकार देता है कि व्यक्ति के अगर मूल अधिकार जो संविधान में प्रावधानित हैं, लिखे हैं, उल्लिखित हैं, उनका हनन होने पर व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, उच्च न्यायालय में जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत और उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। न्यायालय रिटों के माध्यम से उन पे आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। ठीक, तो वही कई बार प्रश्न पूछता है कि मूल अधिकारों के हनन होने पर आदमी कहाँ जाता है? तो सीधे उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, मूल अधिकार क्या है भाई? राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। क्या करते हैं यह अधिकार? राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करने वाला अधिकार क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार को सापेक्ष अधिकार भी कहा जाता है क्योंकि मूल अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध हैं। ठीक है, उसके बाद सापेक्ष अधिकार मतलब यहाँ राज्य कोई काम अगर विरोध में करेगा मूल अधिकारों के, तो जो व्यक्ति है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। मतलब वो अपने अधिकारों के लिए मांग कर सकता है कि हमें ये अधिकार मिलने चाहिए। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस अधिकार को सापेक्ष अधिकार कहा जाता है? तो मूल अधिकारों को भी सापेक्ष अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध है कि नहीं? अनेक प्रतिबंध हैं। संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध क्या है भाई? मूल अधिकार का मूल, इसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इतना पढ़ने के बाद भी इसमें स्थिति और एक समझ नहीं बन पाती है, लेकिन इसको बार बार पढ़ने पर ये सब चीज़ें कंठस्थ हो जाती है और एक समझ विकसित हो जाती है। उसी को आधार मानकर मूल अधिकार में जितने तथ्यों का समायोजन होगा
अधिक से अधिक लगभग पूर्णता का समावेश हो जाएगा। 2-3 वीडियोज़ में मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार तो पता चला कि संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। अब संवैधानिक उपबंध क्या है मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों के संबंध में। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्घृत हैं। मतलब जो हमारे भारतीय मौलिक अधिकारों पर प्रभाव किसका है? यूएसए के संविधान का। दोनों में लेकिन फ़र्क है। जो हमारे यहाँ जो मूल अधिकार हैं उसके खिलाफ आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। किस भाग में है मौलिक अधिकार? भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका प्रावधान है। ठीक, भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछेगा कि संविधान की मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है? तो भाग 3 को। भाग 3 मतलब मूल अधिकार को। ठीक, संविधान में, मौलिक संविधान में जब मूल संविधान हमारा था तो उसमें 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में 6 ही प्रकार के मूल अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31, उसको आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटा के उसे एक कानूनी विधिक अधिकार बना दिया गया और उसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में स्थान दे दिया गया है। तो अब संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है, अब कानूनी अधिकार हो गया है, जो हमारे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में वर्णित है। अब वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं, उन 6 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला हमारा जो मूल अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका वर्णन है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 19 से 22 तक में हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अब बात ये आती है कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम किस देश के संविधान ने मौलिक अधिकारों को सबसे पहले अपनाया? तो वर्ष 1978 में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान दिया। तो विश्व में सबसे पहले संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाने वाला देश कौन था? फ्रांस। कब अपनाया? 1978 में। आइए एक बार और देखते हैं। मूल अधिकार क्या है? संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा नैतिक, जिसमें धार्मिक, आध्यात्मिक विकास हेतु आवश्यक है। यह राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करता है। मूल अधिकारों के हनन होने पर सीधे उच्चतम न्यायालय में व्यक्ति जा सकता है, अनुच्छेद 32 में वर्णित विशिष्ट रिटों के माध्यम से। और 32 के माध्यम से इसमें क्या की जाती है? कार्रवाई की जाती है। मूल अधिकारों को सापेक्ष अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि मूल अधिकार पर अनेक प्रतिबंधित हैं। संवैधानिक उपबंध क्या है मूल अधिकारों के? ये यूएसए के संविधान से के मूल अधिकार से प्रभावित है या उद्घृत है। भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका प्रावधान उल्लिखित है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कुल 7 मूल अधिकार थे हमारे मौलिक संविधान में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को अब भाग 12 में के तहत अनुच्छेद 300 क में सम्मिलित किया गया है और संपत्ति के अधिकार को कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। अब वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित है। अब आइए एक एक अधिकार के बारे में सविस्तार पढ़ते हैं। मूल अधिकार में अब हम देखेंगे कानूनी अधिकार। मूल अधिकार पढ़े, अब कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में बहुत अंतर हो जाता है, तो इसलिए हम कानूनी अधिकार की बात करेंगे। कानूनी अधिकार क्या है? कानून के द्वारा संरक्षित और न्यायालय द्वारा बाध्यकारी अधिकार को कानूनी अधिकार कहा जाता है। कानून के द्वारा संरक्षित और न्यायालय द्वारा बाध्यकारी अधिकार को कानूनी अधिकार कहा जाता है। कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर निचले न्यायालय और सामान्य प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई की जाती है। मूल अधिकारों की क्या क्या विशेषता है? मूल अधिकार का प्रावधान लोकतांत्रिक शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहचान है। जो हमारा मूल अधिकार है उसका प्रावधान क्या है? लोकतांत्रिक शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहचान है। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार साध्य है और सरकार इसे संरक्षित करने का एक साधन है। मूल अधिकार क्या है भाई? साध्य है और साधन कौन है? सरकार। सरकार साधन क्यों है? क्योंकि सरकार इसे संरक्षित करने का
साधन है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया है कि राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। इसके तहत राज्य में निम्नलिखित तत्वों का समावेशन होता है। राज्य में कौन कौन से तत्व आते हैं, ये बात राज्य की परिभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में बताया गया है। राज्य के अंतर्गत भारतीय सरकार व संसद, प्रत्येक राज्यों की विधायिकाएँ तथा सरकार, सभी प्रकार के स्थानीय शासन, अन्य संस्थाएँ जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, BHU, LIC, एम्स आदि को लिया जाता है। अब देखिए प्रश्न ये पूछता है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे है, तो संविधान की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अनुच्छेद 13 में क्या दिया है कि विधि शब्द की व्याख्या की गई है। 13(1) में क्या दिया है, 13(1) में दिया है कि वर्ष 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ जिसमें मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है, अनुच्छेद 13(2) में पृथक्करण के सिद्धांत को बताया गया है, जिसके अनुसार न्यायपालिका द्वारा विधि के वैध तथा अवैध भागों के बीच विभेद किया जाता है। अब समानता के अधिकार की बात करेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 की बात करेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। पहले बात ये करेंगे कि ये अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण को। ठीक है, यह प्रोफेसर डाइसी के विचारों में यह निहित है। प्रोफेसर डाइसी ब्रिटिश विचारक थे जिनके विचारों में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण लिया गया है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ये विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण अधिकार के तहत हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी को कानून के उल्लंघन पर दंडित किया जाएगा। वह व्यक्ति कोई भी हो, कानून का अगर उल्लंघन करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग, वेश, जन्म स्थान आदि के नाम पर कानून के सामने उन पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन स्थिति ये है कि समाज में सभी व्यक्तियों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। उन अलग अलग परिस्थितियों को अपनाते हुए और जानते हुए हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि प्रक्रिया अपनाई है और विधियों के सामने सबको समान प्रकार से संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। ठीक, एक बार इसको और देखते हैं। कानूनी अधिकार क्या है। अभी हम लोग इसके पहले मूल अधिकार पढ़े। मूल अधिकार क्या है भाई? मूल अधिकार व्यक्ति का राज्य के विरुद्ध अधिकार है, यह एक सापेक्ष अधिकार था। अब कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में फ़र्क देखेंगे तो कानूनी अधिकार को थोड़ा जानते हैं क्या होता है। कानून के द्वारा संरक्षित और न्यायालय द्वारा बाध्यकारी होता है। कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर निचले न्यायालय और सामान्य प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई की जाती है। मूल अधिकार की विशेषता क्या है? मूल अधिकार का प्रावधान लोकतांत्रिक शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहचान है। मूल अधिकार साध्य तथा सरकार इसे संरक्षित करने का साधन है। राज्य की परिभाषा क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसके तहत राज्य में निम्नलिखित तत्वों का समावेशन है। भारतीय सरकार व संसद, प्रत्येक राज्यों की विधायिकाएं तथा सरकार, सभी प्रकार के स्थानीय शासन, अन्य संस्थाएं जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, LIC, एम्स आदि। संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अब अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या दिया है? विधि शब्द की व्याख्या की गई है। 13(1) क्या कहता है? हमारे संविधान का अनुच्छेद यह कहता है कि संविधान वर्ष 1950 में लागू हुआ जिसमें मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है? न्यायपालिका द्वारा विधि के वैध तथा अवैध भागों के बीच विभेद किया जाता है जिसे पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। समानता का अधिकार अब एक एक करके पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 में से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है भाग 3 में। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। यह किस संविधान से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का ब्रिटिश संविधान से लिया गया। ये विचार किसके विचार में निहित है? प्रोफेसर डाइसी के विचार में। यह कहाँ के थे भाई? ब्रिटिश विचारक थे। तो इसमें ये इसका सार है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और कानून के उल्लंघन होने पर उसे दंडित किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अधिकार में हम लोग पढ़ रहे थे समानता का अधिकार, समता का अधिकार, जो कि हुआ। उसके बाद उसी में हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 ये है, ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात कर रहा है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात कौन करता है? अनुच्छेद 16। इसी अनुच्छेद 16(3) में एक महत्वपूर्ण क्लाज है, अनुच्छेद है। अनुच्छेद 16 का उप अनुच्छेद
ये इसमें ये है कि संसद विधि बनाकर, संसद चूँकि मूल अधिकारों पर हमने अपनी पहली कक्षा में पढ़ा था कि मूल अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, तो अनुच्छेद 16 पर के संदर्भ में 16(3) के तहत संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती हैं। मतलब संसद क्या करेगी, विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, राज्य मतलब यूपी और संघ राज्य मतलब मान लीजिए कि लद्दाख, ठीक है, इसके विषय में जो हमारी संसद है विधि बनाकर, विधि मतलब कानून बनाकर लोक नियोजन के मामले में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है कि कहाँ पे कौन निवासित होगा, कितने दिन तक होगा उसके समय। तो ये महत्वपूर्ण एक आर्टिकल है, आर्टिकल 16 का उप आर्टिकल 16(3) ये कहता है कि संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास करने संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 जो हमारा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। तो छुआछूत में क्या होगा कि इसके प्रत्येक स्वरूप को ख़त्म कर दिया जाएगा। वो विधिक रूप से क्या हो जाएगा, दंड, मतलब अगर कोई अस्पृश्यता के मामले में का साथ देता है तो उसके खिलाफ विधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी भारतीय दंड संहिता के अनुरूप। ये कहता है अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है इस अनुच्छेद में लिखा है, और उसका किसी भी रूप में, चाहे वो अस्पृश्यता किसी भी रूप में हो, किसी होटल में कोई आकर आपके साथ खाना खा रहा है उसके साथ छुआछूत कर रहे हैं, या क्लासरूम में छुआछूत कर रहे हैं, या सड़क पे, मंदिर में, जहाँ कहीं भी न्याय के सामने कहीं भी अगर छुआछूत से अस्पृश्यता से संबंधित अगर कोई मामला है तो वो क्या है भाई, उसका किसी भी रूप में आचरण क्या होता है, निषिद्ध किया जाता है। निषिद्ध किया जाता है मतलब प्रतिबंधित किया जाता है, ठीक है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना, मतलब अस्पृश्यता के प्रश्न पे, छुआछूत के प्रश्न पे कोई भी निर्योग्यता नहीं होगी। मतलब आपके एलिजिबिलिटी में योग्यता जैसे होती है वैसे अगर छुआछूत को योग्यता न मानकर निर्योग्यता आधार मान लिया गया तो वो क्या है, अपराध होगा। कि मतलब किसी जाति विशेष का व्यक्ति किसी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करता है और उसके योग्य है, लेकिन केवल जाति के आधार पर या छुआछूत के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर उसे उसके अयोग्य करार दिया जाता है, तो वह क्या होगा, अपराध होगा। और अपराध होगा तो जो अपराध हमारे यहाँ होगा वो विधि के अनुसार दंडनीय होता है। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 18 क्या कहता है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 कहता है कि जो देश के लोग होंगे वो उपाधि उनको नहीं दी जाएगी। भारत में काम करने वाले या भारत के लोग जो बाहर में काम करते हैं, सरकारी उच्चायुक्त, ठीक है, वो न किसी प्रकार की उपाधि लेंगे, न कोई सम्मान उनको किसी देश से मिलेगा, न वो किसी देश को देंगे। इसमें ये है, इसका एक उप क्लास 18(1) है कि राज्य, जो हमारा राज्य है, राज्य मतलब भारत देश, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। जो हमारा राज्य होगा, सेना से संबंधित जो सम्मान होगा, ठीक, और विद्या से संबंधित जो सम्मान होगा, उसके अलावा अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इस पे जैसे हम लोगों का पुरस्कार दिया जाता है जो वर्ष 1954 से स्थापित है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं पद्मश्री पुरस्कार। यह पुरस्कार उपाधि नहीं है, ये क्या है, ये पुरस्कार है। ऐसा कौन कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने। अब बात ये उठती है कि जो पद्मश्री, पद्म विभूषण या फिर आपका पद्म भूषण जो दिया जाता है वो पुरस्कार है या सम्मान है या उपाधि है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने यह एक निर्णय में फैसला दिया है कि जो 1954 में
जो पुरस्कार वितरित किए जाते हैं पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के नाम से, वो क्या है, वो पुरस्कार है, कोई उपाधि नहीं है। क्रम लगाने को आता है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, उसके बाद दूसरा सर्वोच्च कौन है और तीसरा सर्वोच्च कौन है। तो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्मश्री। हमारा अनुच्छेद अगला है, दूसरा है समता के अधिकार को हम लोग पढ़े। अनुच्छेद 14 से 18 तक में मूल अधिकार के बारे में बात कर रहे थे। अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होके हमारा मूल अधिकार अनुच्छेद 35 तक काम कर रहा है। ठीक है, तो उसी में हम लोग बात किए थे। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दिया है, आर्टिकल 13 में विधि शब्द की बात किया है। उसके बाद हमारा 14 से समता का अधिकार होता है। समता के अधिकार में आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 हम लोग पढ़े। अब दूसरा अधिकार जो आता है स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 4 अनुच्छेदों का समाहन किया गया है। तो अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 में जो मूल संविधान हमारा था उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन अब 6 है। हम लोग अभी पढ़े हैं, अभी थोड़ी देर पहले क्लास जब प्रारंभ हुई थी मूल अधिकार की, तो उसमें पढ़े थे कि 44वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 में जो हुआ था, उसके आधार पर जो हम लोगों का संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, उसको हटा के अब अनुच्छेद 300 क के अधीन उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब वर्तमान में हमारे स्वतंत्रता मूल अधिकार की संख्या कितनी हो गई है? मूल अधिकार की संख्या अब 6 हो गई है। मूल अधिकार अनुच्छेद 19, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E। ठीक है, तो ये जो हमारा आर्टिकल 19 है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने की, लेकिन जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति कैसे? बोल कर भी हो सकता है, इशारों से हो सकता है, मतलब आपके जो बॉडी जेस्चर हैं उसके तरह भी अगर आप कोई कार्य करते हैं, उससे भी जैसे इंडिकेशन किए, तो ये अभिव्यक्ति हुआ। वाक मतलब सिर्फ बोलना। तो हमारा अनुच्छेद 19A क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19B क्या कहता है? ये बहुत बार पूछा है, मिलाने के लिए भी पूछता है। अनुच्छेद 19B हमारा कहता है कि शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होकर आप सभा कर सकते हैं, ऐसा हमारा संविधान में अधिकार दिया गया है। 19C क्या कहता है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ मतलब हम अपना संघ बना सकते हैं, आप संघों के नाम देख सकते हैं, वो बनाने की स्वतंत्रता है। 19D हमारा क्या कह रहा है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की सुविधा, छूट। 19D हमारा क्या कहता है? देश के किसी भी क्षेत्र में आप आ जा सकते हैं। जब आ जा सकते हैं तो वहाँ रहने की बात आती है। तो D के बाद E क्या आ जाएगा? E में ये होगा कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता। अभी तक ये था कि जम्मू कश्मीर के लिए ये अनुच्छेद लागू नहीं होता था, वहाँ के लिए विशेष प्रावधान थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर जैसे ही आपका राज्य से केंद्र शासित प्रदेश हुआ, संघ शासित प्रदेश हुआ, तब से वहाँ पे जो अनुच्छेद 370 था ख्वाहिश हो गया। रणधीर जो संहिता बनी थी उसको ख़त्म कर दिया गया, भारतीय दंड संहिता IPC वहाँ लागू हो गई। अब वहाँ के लिए भी देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता मिल गई है। अगला जो स्वतंत्रता के अधिकार में है हमारा अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसके दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। इसके तहत वो 3 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। एक स्वतंत्रता कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। ठीक, अगर कोई व्यक्ति आज अपराध कर रहा है तो उसे उस दिन तक जो कानून है उस अपराध के लिए उसमें सजा है, दंड है, उसी के तहत दिया जाएगा। और उसको ये नहीं कि जैसे आज कोई अपराध कर रहा है आज और 1 महीने बाद अगर उस अपराध के लिए दूसरी सजा हो गई, दूसरा दंड का प्रक्रिया विधि द्वारा बना के उसको अगर दे दिया गया तो वो नहीं माना जाएगा और उस पर लागू नहीं होगा। एक बार आइए इसको देखते हैं। अनुच्छेद 16 हमारा क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है? संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है।
हमारा 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। इसको विस्तारित करके देखेंगे तो अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आगे अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। 18(1) क्या कहता है? राज्य जो होगी सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। लेकिन जो ये हमारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है वो उपाधि नहीं है, पुरस्कार है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार इसको ऐसा बताया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिए गए हैं, आर्टिकल 19 का जो है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19F को हटा के उसे अनुच्छेद 300 क में समाहित कर दिया गया है। अगला हमारा अनुच्छेद है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध हेतु सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। जो अपराध से दोष सिद्धि के संबंध में जो हमें संरक्षण का अधिकार मिला था उसमें पहला मिला था कि एक ही अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक अपराध के लिए बार बार सज़ा मिले, अर्थात एक अपराध करने पर एक दंड का प्रावधान है हमारे अनुच्छेद 20 में। 3 तरह के अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। उसके 3 प्रकार है। तो पहला हम लोग पढ़े कि एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। दूसरा हम लोग का है, जैसा कि हम जानते हैं कि अपराध करने के समय जो कानून होगा उसके तहत ही आपको सज़ा मिलेगी। मतलब एक पेन चुराने के संबंध में अगर आप एक पेन चुराते हैं, अपराध करते हैं, ये घोषित हो जाता है कि आप अपराधी हैं पेन चुराने के संबंध में, तो आपको उस समय जो पेन चुराने के लिए जो सज़ा होगी वही मिलेगी। तीसरे प्रकार की जो हमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिला है उसमें तीसरे प्रकार की जो व्यवस्था है, स्वतंत्रता है, वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि आप ये काम किए हैं ऐसा मानिए। अगला जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हमें प्राप्त है। ये हमारा संविधान देता है, भाग 3 का अनुच्छेद 21(1). ये मूल अधिकार के तहत है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21(1) इसी के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और ये जोड़ा गया कि राज्य विधि बनाकर ऐसी व्यवस्था करे कि 6 से 14 वर्ष के जितने समस्त बालक है उस राज्य के अधीन उनको निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए। तो अनुच्छेद 21 का एक उपखंड 21(a) जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, या राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कैसे शिक्षा देते हैं। लेकिन उन्हें उनके सामने एक क्लास है कि आपको निःशुल्क भी शिक्षा देनी है और अनिवार्य शिक्षा देनी है। ठीक है, मतलब राज्य जो विधि बनाएगा उसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। तो अनुच्छेद 21(1) क्या कहता है? इसमें ये कई बार पूछा है आप लोगों के एग्जाम में। राज्य 6 से 14 कितने वर्ष ये आयु वर्ग पूछ देता है, दे देगा कि 5 से 16 या 6 से 13 या 7 से 18, नहीं 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो समस्त बच्चे हैं उनको ऐसे ढंग से जैसा राज्य विधि द्वारा अपने मनमाने ढंग से नहीं, विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 22 क्या कहता है हमारा? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। आपको गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 22 के तहत। इसमें यह है कि अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है, अगर आप जा रहे हैं कहीं, आपको मनमाने तरीके से आपको हिरासत में ले लिया गया, तो आपको उसके विरोध में 3 अधिकार मिलते हैं। पहला अधिकार आपका है कि हिरासत में क्यों लिया गया है इसका आप कारण बताइए। अगर ए जा रहा है कहीं
और उसको सरकार द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा हिरासत में ले लिया गया ए को, तो ए को क्या क्या अधिकार मिले हैं? ए को हमारा संविधान का अनुच्छेद 22 3 प्रकार का अधिकार दिया है। आप कारण बताइए कि हिरासत में क्यों लिया गया। दूसरा अधिकार क्या है कि ए को अगर आप पकड़े हैं तो कहीं भी नहीं रखेंगे, उसको दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा, ठीक। और उसके लिए समयावधि ऐसा नहीं है कि आपको पकड़ा गया तो 6 महीने बाद दंडाधिकारी, नहीं, 24 घंटे के भीतर। 24 घंटे के भीतर मतलब मान लीजिए कि 12 बजे आपको रात को पकड़ा गया तो कल 12 बजे तक आपको भेजा जाएगा, वहाँ दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप यूपी में दंडाधिकारी के यहाँ पेश किया जाना है और आप कर्नाटक में पकड़े जाते हैं, तो कर्नाटक से यूपी के दंडाधिकारी तक आने में जो समय लगेगा उसको इस 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तीसरे प्रकार का जो अधिकार है कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि आप जिससे कहेंगे उसी से वो सलाह लेकर फिर अपनी आगे की कानूनी लड़ाई लड़ेगा, नहीं, वो अपने मनपसंद वकील को पकड़ेगा और उससे सलाह लेने का अधिकार उसके पास होगा। एक बात आती है कि निवारक निरोध कानून क्या है, ठीक है। तो निवारक निरोध कानून एक ऐसा कानून है कि किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, ऐसा मालूम होता है कि अगर वो अपराध करने वाला है, तो अपराध करने से पहले अगर किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है तो वही निवारक निरोध कानून है। इस निवारक निरोध कानून का उद्देश्य क्या है? इस निवारक निरोध कानून का उद्देश्य ये है कि कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसे अपराध करने से रोकना, उसे दंड देना नहीं, अपराध करने के पूर्व उसे पकड़ लिया जाना, उसे अपराध करने से रोकने के लिए किया जाने वाला राज्य का प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है, हमारे विधि का प्रयास है कि वो अपराध ना करे। और पकड़ने का मतलब उसे दंड देना नहीं है। देखिए क्या है निवारक निरोध कानून क्या है, इसके तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है, उसे दंड। आप जैसे विश्वविद्यालय चुनाव होते हैं छात्र संघ के, तो उसमें कुछ लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, नज़रबंद कर लिया जाता है, ठीक, कि ताकि अगर चुनाव होने वाला है तो उसमें ये लोग किसी अपराध को न कर बैठें, ठीक। अब निवारक निरोध कानून के बारे में हमारे संविधान में क्या संवैधानिक उपबंध है? तो अनुच्छेद 22 के 4 खंड 3, 4, 5, 6 जो 4 खंड है, एक 3 हो गया, एक दूसरा 4, फिर 5, फिर 6 में इसके बारे में संवैधानिक उपबंध दिए हैं। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि निवारक निरोध से संबंधित संवैधानिक उपबंध हमारे संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, या किस उपखंड में है, किस अनुच्छेद के? तो हम कहेंगे कि निवारक निरोध से संबंधित संवैधानिक उपबंध हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में है। अब अगला हमारा जो तीसरे प्रकार का जो मूल अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके अनुच्छेद 23 और 24 दो अनुच्छेद इससे संबंधित है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब आपको रख के, आपको बंधक बना के आपसे काम नहीं लिया जाएगा, आपका दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, आपको बेचा खरीदा नहीं जाएगा। किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार या अन्य जबरदस्ती बात की गई है, उसके मन से नहीं, ठीक, लिया हुआ श्रम निषिद्ध है, जिसके उल्लंघन पर दंडनीय कार्रवाई होगी। 24वां क्या है? बच्चों के संबंध में है, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, वो कौन 24वां है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा पढ़ेंगे, संस्कृति संबंधी अधिकार पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए इसको एक बार और सरसरी निगाह से देखते हैं। जो हमारा अनुच्छेद 20 था उसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। उसमें पहली स्वतंत्रता थी कि जब व्यक्ति अपराध कर रहा है तो एक अपराध के लिए एक सज़ा मिलेगी। दूसरा प्रकार था हम लोगों का अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। तीसरा था किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया है। 21(1) के तहत ये बार बार पूछा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा
6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 द्वारा। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? देखिए, हमारी जो वीडियो है वो लास्ट तक आप लोग देखें, इसमें अंत तक महत्वपूर्ण विषयों का समाकलन होता है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। किसी व्यक्ति को अगर मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति के पास 3 अधिकार होते हैं। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताइए, 24 घंटे के भीतर आप दंडाधिकारी के यहाँ प्रस्तुत करिए और उसे अपने मनपसंद से वकील से सलाह लेने का अधिकार दीजिए। उसके बाद निवारक निरोध कानून क्या है? अपराध करने के पूर्व ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो गिरफ्तारी दंड नहीं होती है, वो गिरफ्तारी से आशय उद्देश्य ये है कि उसे अपराध करने से रोकना है। उसके बाद निवारक निरोध से संबंधित संवैधानिक उपबंध अनुच्छेद 22 के उपखंड 3, 4, 5 तथा 6 में है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आगे अपनी वीडियोज़ में बाकी के जो बचे हमारे मूल अधिकार हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद मूल अधिकार से संबंधित जितने वाद हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं उनको पढ़ेंगे। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने मित्रों तक इसे पहुंचाने का कष्ट करें। हमारे लिए केवल आपसे एक निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमारी जो कक्षाएं हैं उनमें कैसे सुधार किया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस विषय में आप अपने सुझाव दें। आपके सुझाव के अनुसार हम आगे की कक्षाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के सुझाव आते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।